हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं बीज के बारे में। हम बात करेंगे बीज की परिभाषा क्या होती है, बीज कहते किसे हैं, बीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सीड डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ सीड्स। बीज लैंगिक या वानस्पतिक पदार्थ है जो फसलें बोने या रोपने के काम आता है, फिर उनसे पौधे का निर्माण होता है। सीड में भी डिफाइंड एज ए फर्टाइल ओव्यूल। फर्टाइल ओव्यूल होता है कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, इसमें भ्रूण होता है जिसमें स्टोर्ड फूड भोजन का संग्रहण होता है, और उसके ऊपर एक सीड कोट होता है। कोई भी बीज होता है उसके ऊपर परत सी होती है, कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग, जिससे वो सुरक्षित रह पाए उसके अंदर स्टोर्ड फूड और इंटैक्ट एम्ब्रियो, जो कि विच इज़ वायबल एंड हैज़ गॉट द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेट, जो अंकुरण होने की क्षमता रखता है। द टर्म सीड इज आल्सो यूज फॉर एनी प्रोपेगेटिंग मटेरियल। ऐसा नहीं है कि बीज केवल दाना ही हो, पौधे का कोई भी भाग हो सकता है। अब ये कौन कौन से भाग हो सकते हैं, सीडलिंग हो सकती है, ट्यूबर्स हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, राइजोम्स, रूट्स, कटिंग्स, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्ट्स एंड अदर वेजिटेटिव पार्ट, वानस्पतिक जो भी उसके हिस्से होते हैं, या टिश्यू कल्चर जनरेटेड मटेरियल। कई बार क्या होता है कि लैब में पौधे के टिश्यू को लेके भी उनसे पौधा बनाया जा सकता है। थस सीड्स मीन्स एनी टाइप ऑफ लिविंग एम्ब्रियो, मतलब जीवंत भ्रूण होता है। अब वो किसी में भी हो सकता है, वो सीडलिंग में भी हो सकता है, ट्यूबर में भी हो सकता है, बल्लभ में भी हो सकता है, राइजोम्स में भी हो सकता है, जड़ों में भी हो सकता है, पौधे की कटिंग्स में भी हो सकता है, या ग्राफ्टिंग के लिए जो ग्राफ्ट्स काम में लेते हैं उनमें भी हो सकता है। किस मतलब पौधे के किसी भी भाग में अगर लिविंग एम्ब्रियो या जीवंत भ्रूण पाया जाता है और उससे नए पौधे का विकास होता है तो उसको हम सीड कहते हैं। जैसे कि ये दाने हैं या बीज के बीज, पौधे का जो भी प्रोडक्टिव उत्पाद है, जो कि बीज होता है, कई फसलों में उसका कोई रेशा होता है, कोई भी पार्ट होता है, वो उसके उत्पाद होते हैं। तो जैसे ये बीज है, बीज में ये दाना हो गया। अब कई फसलों में पौधे के किसी भी भाग को बीज के रूप में काम में लिया जा सकता है, वो इस तरह के हो सकते हैं, या पौधे की कटिंग, ग्राफ्टिंग कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं बीजों के प्रकार के बारे में, बीज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब बीज के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला है मूल केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज, जिसको न्यूक्लियस सीड बोलेंगे। यह किसी विकसित होने वाली नई किस्म का शुरुआती बीज है। अगर कोई भी नई वैरायटी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें नाभिकीय बीज बनाना पड़ता है, जिसको मूल केंद्रक बीज भी कहते हैं। तो ये बनाने का काम किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो जब साइंटिस्ट इसको बनाएगा तो उसकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में वो बीज बनता है, फिर उसको रेप्लिकेट करके या बार बार उगा उगा के उसको उससे आगे के जो सीड के जो क्रम है उनमें उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ये सबसे कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। इस वर्ग के बीजों में सर्वाधिक कम मात्रा में उपलब्ध रहता है और साइंटिस्ट खुद बनाता है, तो इसमें सर्वाधिक भौतिक व आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है, 100% तक। फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है इसमें 100%। स्वयं प्रजनक या वैज्ञानिक द्वारा उत्पादित किया जाता है। मूल केंद्रक बीज को अगर किसी थैले में डालेंगे तो उस थैले के ऊपर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ये न्यूक्लियस सीड से बनाया जाता है, तो उसकी संतति होती है। संतति का मतलब होता है उसकी संतान होती है। इसे भी स्वयं प्रजनक या वैज्ञानिक की देख रेख में तैयार किया जाता है। जो बहुत ही कम बीज होते हैं न्यूक्लियस सीड के, उनसे इसको बनाया जाता है और इसे ब्रीडर सीड बोलते हैं। और जो बनाता है न्यूक्लियस सीड को, उसी प्रजनक या वैज्ञानिक देख रेख में ये ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। यह बीज आधार बीज, आधार बीज मतलब फाउंडेशन सीड, जो प्रजनक बीज के आगे की सीडी में आता है या क्रम में आता है आधार बीज। तो आधार बीज प्रजनक बीज से ही बनाया जाता है। ब्रीडर सीड आधार बीज तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। आनुवांशिक शुद्धता इसमें 99.9% होती है।
इसकी थैलियों पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। जो ब्रीडर सीड को जब पैक करते हैं थैलियों में, तो उस थैली के ऊपर गोल्डन येलो कलर का टैग हम लोग लगाते हैं। ये गोल्डन येलो कलर का टैग है। अब टैग के ऊपर क्या क्या लिखा होता है? लेबल नंबर होता है, क्रॉप होती है, इसकी वैरायटी कौन सी है, क्लास ऑफ सीड, ब्रीडर सीड हो गया, लोट नंबर क्या है इसका, टेस्ट की डेट क्या है, प्योरिटी कितनी है, 99.90% है, इनर्ट मैटर मतलब कचरा वचरा इस कचरे वाला पदार्थ कितना है, इसका जर्मिनेशन कितना है। तो जैसे ये पेडी का सीड है, इसका जर्मिनेशन 94% दिया हुआ है। जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है इसका? अब जैसे इसमें OUAT उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इसको प्रोड्यूस किया है, मतलब वहाँ पे ये बना है जो भी ये सीड है। जो बेस्ड ऑन एक्चुअल, ये सब चीज़ें इसके ऊपर होती है। क्वांटिटी होती है। तो टैग का मतलब होता है उसके ऊपर बीज से संबंधित सारी डिटेल्स मौजूद रहती है। और ब्रीडर सीड के ऊपर गोल्डन येलो कलर का टैग लगाया जाता है। अब ये जैसे एक और आप देख सकते हैं, वो भरा हुआ था, ये खाली है टैग। अब इस पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है, क्रॉप वैरायटी, क्लास ऑफ सीड, लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, प्योर सीड पे इसमें शुद्धता कितनी है, कचरा कितना है, अंकुरण प्रतिशत इसका कितना है, सीड प्रोडक्शन यूनिट कौन सी है, मतलब इसको पैदा करने वाला कौन है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ब्रीडर, जो जिस भी प्रजनक ने इसको बनाया है उसका सिग्नेचर होता है, नाम होता है, लेवल नंबर होता है। न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड के बाद आता है अपना आधार बीज या फाउंडेशन सीड। प्रजनक बीज आधार बीज तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्रीडर सीड से इसको तैयार किया जाता है। यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम NSC, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। पंजीकृत निजी संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है या बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये राष्ट्रीय बीज निगम क्या होता है? राष्ट्रीय बीज निगम होता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, जो NSC थी। इसका लोगो होता है ये वाला, ये इसका लोगो होता है, आप लोगों ने भी कई जगह देखा होगा। इस तरह का लोगो भी हमें NSC का कई जगह देखने को मिलता है। NSC भारत देश की बीज उत्पादन एजेंसी है। NSC की स्थापना 1963 में ये पंजीकृत हुई। इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार पर बीजों का उत्पादन एवं वितरण। NSC की स्थापना 1963 में हुई, ये रजिस्टर्ड हुई थी एज ए बीज उत्पादन संस्था। अब जैसा हम बात कर रहे थे, आधार बीज का उत्पादन NSC पंजीकृत निजी संस्थाओं या बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता होती है 99.5 से 99.9% और भौतिक शुद्धता इनमें होती है 98%, 98% तक। अब जो भी इसका उत्पादन करता है वो इसकी थैलियों पर कौन से रंग का टैग लगाता है? वाइट कलर या सफ़ेद रंग का टैग इस पर लगाया जाता है। यह प्रमाणित बीज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाणित बीज होता है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड या तो फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट बनाया जाता है या फिर बाद में फाउंडेशन से पहले, आधार बीज से पहले बनाया जाता है, आधार बीज के द्वारा बनाया जाता है पंजीकृत बीज, और पंजीकृत बीज के बाद बनाया जाता है सर्टिफाइड सीड। तो आधार बीज से डायरेक्ट बना सकते हैं अपन प्रमाणित बीज, या इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले पंजीकृत बीज बनाना पड़ता है, फिर सर्टिफाइड बीज बनाना पड़ता है। आधार बीज को मातृ बीज भी कहते हैं, मदर सीड भी इसको कहा जाता है आधार बीज को। आधार बीज के ऊपर की थैलियों के ऊपर टैग लगा होता है सफ़ेद रंग का। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आधार बीज से या तो सीधे प्रमाणित बीज बना लो या फिर पहले बनाओ आप रजिस्टर्ड सीड पंजीकृत बीज, फिर उसके बाद उससे बनाओ सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। पंजीकृत बीज आधार बीज अथवा स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज में संतोषजनक आनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता पाई जाती है। भारत में सामान्यतः पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसलिए आधार बीज के बाद सीधे हम प्रमाणित बीज की बात करते हैं।
आधार बीज से सीधा ही प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। पंजीकृत बीज की थैलियों पर बैंगनी अथवा नारंगी, पर्पल अथवा ऑरेंज रंग का टैग लगा होता है। या तो पर्पल कलर का टैग होगा और पर्पल नहीं है तो ऑरेंज या नारंगी कलर का टैग इसके ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। पंजीकृत बीज के ऊपर इस रंग का सीड होता है, पर्पल या ऑरेंज कलर का। पंजीकृत बीज के बाद आता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज सामान्यतः आधार बीज से तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने बात की कि भारत में पंजीकृत बीज नहीं उगाया जाता है, सीधे आधार बीज से ही प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। यह बीज किसान को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु सर्वाधिक वितरित किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज। और सबसे कम मात्रा में कौन सा बनता है? न्यूक्लियस सीड। प्रमाणित बीज का उत्पादन स्वयं प्रमाणीकरण संस्थाएं या उनकी देखरेख में किया जाता है। अब ये संस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे सरकारी बीज निगम है कोई भी, जैसे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन है या स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, बीज प्रमाणीकरण संस्था है, स्वयं किसानों द्वारा प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। इसकी थैलियों के ऊपर नीले ब्लू या अजूर ब्लू रंग का टैग लगा होता है। आनुवांशिक शुद्धता इसमें होती है 99% और भौतिक शुद्धता इसमें होती है 98%। अब ये टैग है ब्लू या अजूर ब्लू कलर का, तो ये सर्टिफाइड सीड के ऊपर लगाया जाता है इस कलर का टैग। इसके ऊपर उसकी प्योरिटी, उसमें इनर्ट मैटर, वीड सीड कितने हैं, या फिर जो भी डिटेल है, लॉट नंबर वगैरह है, प्रोड्यूसर है कोई सा भी, ये सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई रहती हैं। अब ये एक और क्लास है उसके बाद प्रमाणित बीज के बाद, जिसको कि सत्यांकित बीज या ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, इसको हम शॉर्ट में TFL भी लिख सकते हैं। यह बीज सामान्यतः प्रमाणित बीज से तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर ओपल ग्रीन या ओपल हरे रंग का टैग लगा होता है। अब इन बीज के इन सभी वर्गों का अध्ययन करने के बाद हम इस कॉन्क्लूजन पे निकलते हैं कि भारत में 4 प्रकार के बीजों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रीडर सीड, उसके बाद फाउंडेशन सीड, उसके बाद रजिस्टर्ड सीड और या उसके बाद सर्टिफाइड सीड का उत्पादन किया जाता है। ब्रीडर सीड के ऊपर गोल्डन येलो कलर का टैग होता है, फाउंडेशन के ऊपर सफ़ेद कलर का टैग होता है, रजिस्टर्ड बीज के ऊपर पर्पल या ऑरेंज रंग का टैग लगा होता है, सर्टिफाइड सीड के ऊपर नीले कलर ब्लू कलर का टैग लगा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं सीड एक्ट की, बीज नियम की। बीज नियम संसद में 29/12/1966 29 दिसंबर 1966 में पास हुआ। 1968 में ये अधिसूचित या नोटिफाई हुआ और 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हुआ। बीज उत्पादन एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है राष्ट्रीय बीज निगम और दूसरा होता है राज्य बीज निगम। नेशनल लेवल पे होता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और स्टेट लेवल, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें होता है स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन। हम बात करते हैं बीज के वास्तविक मान की, रियल वैल्यू ऑफ सीड्स की। बीज का वास्तविक मान क्या होता है? यह शुद्धता और अंकुरण प्रतिशत का मान है, जिसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। वास्तविक मान किसी भी अगर बीज का हमें निकालना है तो उसकी जो भी जितनी भी शुद्धता है, जैसे 90 है या फिर 95 है, जितनी भी है, ये इसको गुणा करते हैं अंकुरण से। जैसे मान लो कि उसकी 70% अंकुरण प्रतिशत है और बटे 100, तो इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 63। अब एक और टर्म हमें, एक और ये शब्द है जैसे सीड इंडेक्स, जिसको बीज सूचकांक कहते हैं। ये हमें बार बार सुनने को मिलता है जब भी बीज की बात करते हैं। तो जिन फसलों के बीजों का आकार मोटा होता है
उनमें परीक्षण भार या टेस्ट वेट की जगह सीड इंडेक्स काम में लेते हैं। जैसे चने का बीज है, जो भी मूंगफली का बीज है, तो इनमें क्या है, कम बीजों को हम टेस्ट कर पाते हैं, इसलिए 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स कहते हैं। अब एक दूसरा टर्म हमें सुनने को मिलता है परीक्षण भार या टेस्ट वेट। तो जिन फसलों के बीज छोटे होते हैं, जैसे धान है, गेहूँ है, जौ है, इनके बीजों का आकार छोटा होता है, तो इनमें 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, बीज सूचकांक 100 बीजों के भार को कहते हैं और परीक्षण भार 1000 बीजों के भार को कहते हैं। अब बीज कितने दिन तक जिंदा रह सकता है या वो जिंदा है कि नहीं है, वो बीज की उस क्षमता का परीक्षण करने के लिए, जिसको कि जीवन क्षमता बोलते हैं, सीड वायबिलिटी बोलते हैं, उसका परीक्षण करने के कुछ तरीकों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले परीक्षण होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। इसमें 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का 0.5 से 2% घोल या ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबोते हैं, जिससे बीजों का रंग चमकदार लाल हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है। इस परीक्षण को जैविक परीक्षण भी कहते हैं और इस विधि द्वारा तीव्र गति से बीज की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। जब भी उस सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो बीजों का रंग चमकदार लाल इस तरह का हो जाएगा। तो जिनका चमकदार लाल होगा वो बीज तो कहलाएंगे जीवित बीज, और जिनका चमकदार लाल रंग नहीं हो पाएगा उनको मृत बीज या कम अंकुरण वाले बीज हम लोग कहेंगे। दूसरा टेस्ट इसमें आता है पोटेशियम परमैंगनेट विधि वाला टेस्ट। जैसे टेट्राजोलियम वाला तीव्र टेस्ट था, मतलब उसको जल्दी से हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोटेशियम परमैंगनेट विधि वाला टेस्ट है, ये गुणवत्ता युक्त विधि है, क्वालिटेटिव विधि है ये। इस विधि में बीजों को KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डाला जाता है, जिससे घोल शोषित करने के बाद मृत बीजों का रंग बदल जाता है। तो जिनका रंग बदल जाता है वो तो कहलाएंगे जीवित बीज, और जिनका रंग नहीं बदलेगा वो बीज कहलाएंगे मृत बीज। इसके बाद आता है ग्रोडेक्स परीक्षण या ग्रोडेक्स टेस्ट। तो ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है। यह ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का व्यापारिक नाम है। दूसरा है इसमें इंडिगो कार्माइन विधि। इस विधि में इंडिगो कार्माइन नामक डाई के घोल में बीजों को डुबोते हैं, जिससे उसके बीजों का रंग बदल जाता है। इसके बाद आता है भ्रूण संवर्धन विधि। इन सब के बाद हम बात करते हैं सुषुप्तावस्था। जीवित बीजों को अंकुरण के लिए आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने पर भी बीज अंकुरण नहीं होना बीज की सुषुप्तावस्था कहलाती है। बीज जीवित होता है लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाता, तो उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्तावस्था। बीजों में सुषुप्ता अवस्था आंतरिक तथा बाहरी कारणों से हो सकती है। एक तो उसका गुण ही हो, इंटरनल उसका गुण हो, या फिर बाहरी कोई कारण हो, जैसे तापमान का या फिर नमी का, ऐसा कुछ हो। तो दोनों कारणों से सुषुप्तावस्था हो सकती है। अब जैसे बीज सुषुप्तावस्था में है लेकिन हमें वो बीज उगाना है, फसल के लिए उगाना है या फिर और किसी पर्पज़ के लिए उगाना है, लेकिन उसको उगाना है, तो उगाने के लिए उसकी सुषुप्तावस्था को तोड़ना पड़ेगा। अब बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने के जो भी विधियां हैं वो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली है स्केरिफिकेशन या खुरचना। बीज की बाहरी परत को तोड़ते या खुरचते हैं, जिससे बीजों का सख्त आवरण टूटने से पानी तथा गैसों का विनिमय होता है और उससे उसका अंकुरण होने लगता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के 1 से 3% घोल बीज की बाहरी परत को तोड़ने के काम में लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या थायोयूरिया के छिड़काव से आलू की सुषुप्तावस्था भी टूट जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड से कपास के बीजों का सख्त आवरण हटाते हैं, जिससे उसकी सुषुप्तावस्था तोड़ने में मदद मिलती है। सुषुप्तावस्था तोड़ने की दूसरी विधि है स्ट्रेटिफिकेशन, या उसको चिलिंग तापमान से उपचारित करते हैं। अब चिलिंग तापमान से उपचारित कैसे करेंगे? बीजों को बोने से पूर्व 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 से 24 घंटे तक रखते हैं, उससे भी उनकी सुषुप्तावस्था टूट जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक की। सीड प्लॉट टेक्निक पुष्कर नाथ नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1967 में देश के उत्तरी मैदानी भागों में
वायरस रोग मुक्त आलू बीज उत्पादन हेतु विकसित की। ये आप देख सकते हैं आलू की सीड प्लॉट टेक्निक। अब हम बात करते हैं पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस की। बीज उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की विभिन्न किस्मों के मध्य दूरी रखी जाती है, जिसे पृथक्करण दूरी कहते हैं, और इससे विभिन्न किस्मों की शुद्धता को मेंटेन करने में मदद मिलती है। अब ये जैसे आप एक खेत देख सकते हैं, ये ऊपर वाला खेत है, इसमें अलग अलग किस्में बोई हुई हैं लेकिन उनके मध्य कोई दूरी नहीं है। अब नीचे वाले फोटो में आप देख सकते हैं जैसे एक खेत हो गया यहाँ तक और दूसरा खेत हो गया यहाँ तक, या एक खेत हो गया जिसमें अलग अलग किस्में उगी हुई हैं। अब इनके बीच में ये जो दूरी रखी जाती है ताकि इनके परागकण इधर ना आ सके और इधर वाले परागकण इधर ना जा सके, तो इसके लिए एक न्यूनतम दूरी रखी जाती है जिससे इन किस्मों का, इस किस्म का और इस किस्म की शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे। इसके लिए इन दोनों के बीच में एक दूरी रखी जाती है जिसको पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। ये एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये दो किस्में हैं, उनके बीच में दूरी रखी हुई है, इसी को आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप इज एसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज, ताकि उनमें आनुवांशिक या भौतिक रूप से अशुद्धियाँ नहीं मिल पाए। अब पृथक्करण दूरी जैसे कि मीटर में नापा जाता है। सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागत फसलों के लिए जैसे गेहूँ है, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन में आधार बीज उत्पादन हम कर रहे हैं तो 3 मीटर की दूरी रखेंगे दो किस्मों के बीच में। अगर प्रमाणित बीज कर रहे हैं तो 3 मीटर की दूरी रखेंगे। चना, उड़द और मूंग में 10 मीटर की दूरी आधार बीज उत्पादन में रखेंगे और 5 मीटर की दूरी प्रमाणित बीज उत्पादन में रखेंगे। मटर में आधार बीज के लिए है 20 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए है 10 मीटर। सरसों में 400 मीटर है आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर है। अब ये देख सकते हैं आधार बीज की तुलना में प्रमाणित बीज उत्पादन में आधी दूरी ही रखी जाती है लगभग। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें या परंपरागत फसलें हैं उनमें ज़्यादा दूरी रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनका बहुत दूर तक परागकण होता है, वो हवा के द्वारा यात्रा कर सकता है। और क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं तो ये दूसरी फसलों की जो भी फसल की दूसरी किस्में हैं उनको आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मक्का की, संकुल या संकर, उनमें आधार बीज में 400 मीटर, प्रमाणित बीज में 200 मीटर की दूरी रखी जाती है। संकर बाजरा में 1000 मीटर की दूरी रखी जाएगी आधार बीज उत्पादन के लिए और प्रमाणित बीज में 200 मीटर की दूरी रखी जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया आधार बीज की तुलना में प्रमाणित बीज में आधी दूरी की आवश्यकता होती है, तो ये फिक्स नहीं है, लगभग आधी दूरी की आवश्यकता होती है लेकिन फिक्स नहीं है कि आधी दूरी ही रखेंगे। जैसे कि संकर बाजरा में 1000 रखी थी आधार बीज में, जबकि 200 मीटर प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए रखी थी। मूली व शलजम में आधार बीज उत्पादन में 1600 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन में 1000 मीटर। सूरजमुखी और कुसुम में 400 मीटर की दूरी रखते हैं आधार बीज उत्पादन के लिए और प्रमाणित बीज उत्पादन में 200 मीटर की दूरी रखते हैं। गाजर में 1000 मीटर आधार बीज उत्पादन में और 800 मीटर प्रमाणित बीज उत्पादन में रखते हैं। प्याज के लिए 1000 मीटर रखते हैं आधार बीज उत्पादन में और 400 मीटर रखते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन में। अब हम बात करते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें क्रॉप्स और प्राय परपरागित फसलें। तो संकुल ज्वार होती है, उसमें आधार बीज उत्पादन में 200 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन में 100 मीटर की दूरी रखते हैं। संकर ज्वार उत्पादन में आधार बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो 300 मीटर की दूरी रखते हैं और प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो 200 मीटर की दूरी रखते हैं। कपास की फसल में 50 मीटर रखते हैं आधार बीज उत्पादन में और 30 मीटर की दूरी रखते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन में। अब हम बात करते हैं बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट की। तो बीजोपचार का क्रम क्या होता है? FIR से यहाँ तात्पर्य है फंजिसाइड, फफूंदनाशक, I का मतलब हुआ कीटनाशक और R का मतलब हुआ कल्चर।
तो सबसे पहले हम इस बीज को उपचारित करते हैं फफूंदनाशी से, फिर उसके बाद कीटनाशी से, फिर उसके बाद कोई भी कल्चर होता है जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है या पीएसवी कल्चर है, कोई से भी कल्चर उसको तीसरे नंबर पे काम में लिया जाता है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये बीज है। अब इसका बीजोपचार करना है। तो बीजोपचार करने के लिए हम फफूंदनाशी, कीटनाशी या कल्चर से उसको उपचारित करते हैं। लेकिन बीज के ऊपर ये जो भी हैं फफूंदनाशी, कीटनाशी, कल्चर, इनको चिपकाने के लिए किसी घोल की आवश्यकता होती है। तो वो हम सामान्यतः गुड़ का घोल काम में लेते हैं। गुड़ के घोल में इन कल्चर को मिलाएंगे, फिर उसके बाद बीज को एक प्लास्टिक या पॉलीथीन की शीट पे लेंगे। अब कल्चर को गुड़ के घोल के साथ इन बीजों के ऊपर लगा के थोड़ी देर छाया में सुखाते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले फफूंदनाशी को के साथ ये क्रिया करेंगे। फिर उसके बाद कीटनाशी है उसको लेके फिर बीज के ऊपर करेंगे, और जब वो सूख जाएगा तो फिर उसके बाद लास्ट में हम कल्चर का उपयोग करेंगे। अब ये आप अंतर देख सकते हैं, ये गेहूं का बीज था बीजोपचार से पहले। फिर उसके बाद जब इसका बीजोपचार कर लेते हैं तो इसका कलर इस तरह का हो जाता है। अब जैसे फफूंदनाशी, कीटनाशी, कल्चर का उपयोग किया तो उनका कलर इसके ऊपर आ गया, तो ये उपचारित बीज है। किसान को ये जब भी बीज बोना है उसको उपचारित करके बोना चाहिए। ये उसी तरह है जैसे आदमी में पोलियो का टीका लगाया जाता है, उसी तरह ये अगर बीजोपचार से इसको टीकाकरण इसका कर देंगे तो वो जो टीकाकरण है वो कई तरह की बीमारियों से बीज को बचाएगा। और जो कल्चर है वो जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। पीएसबी है वो फास्फोरस फिक्सेशन का काम करेगा, या जो भी फास्फोरस ज़मीन में है उसको उपलब्ध अवस्था में पौधे को प्रदान करेगा। अब हमने क्रम की बात कर ली। एफआईआर क्रम में बीजोपचार किया जाता है। फफूंदनाशक हेतु कार्बेंडाजिम या वीटावैक्स या थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से काम में लेते हैं। कीटनाशक हेतु क्लोरोपाइरिफॉस दीमक के लिए 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। कल्चर के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से काम में लेंगे इसको। एजोटोबैक्टर है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम काम में लेते हैं। एजोटोबैक्टर है गेहूं, जौ, धान, कपास, तिलहनी फसलों में काम में लेते हैं। एजोस्पाइरिलम मक्का, ज्वार, गन्ना और बाजरा में उपयोग किया जाता है। फास्फोरस की घुलनशीलता के लिए पीएसबी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोरस गोलक जीवाणु एवं अवशोषण व गमन। घुलनशीलता तो बढ़ाते हैं फास्फोरस गोलक जीवाणु, वो तो घुलनशीलता बढ़ाएंगे, लेकिन जो फास्फोरस जमीन में है उसका अवशोषण व गमन, गमन कहाँ से? पौधे की जड़ों से वो दूर है। जैसे ये मान लो पौधे की जड़ यहाँ तक आ रही है और फास्फोरस है यहाँ पे, तो इतनी दूर का जो ट्रेवलिंग अवशोषण व गमन उसको एब्जॉर्ब करेगा और पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराएगा। वो काम करता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा, वैम फफूंद काम में लेते हैं उसके लिए।